अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके। मैं हूं मलिक जहांगीर इकबाल और बल आखिर आज 2 साल बाद हमें इस चैनल पे वीडियो डालने का ख्याल आ ही गया। आप हैरान होंगे कि हम कहां गायब थे, क्या करते रहे, आगे का क्या प्लान है, ये सब डिस्कस करेंगे हम आपसे। लेकिन फिलहाल आज जो हम बात करने जा रहे हैं वो है पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात के बारे में। अभी हालिया दिनों में ईरान के सदर साहब इब्राहिम रईसी साहब पाकिस्तान आए और आपको जानकर बड़ी हैरानी होगी कि ये 8 साल बाद किसी ईरानी सदर का पाकिस्तान का दौरा था। सन 2016 में आखिरी दफा कोई ईरानी सदर पाकिस्तान आए थे जिनका नाम था हसन रूहानी। इस बीच पाकिस्तान में जब इमरान खान की हुकूमत थी तो पाकिस्तान की जानिब से दौरा किया गया था ईरान का, लेकिन हालात बेहतर नहीं थे। पिछले 10-15 सालों में पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में उतार चढ़ाव की कैफियत कुछ ज्यादा ही आ गई है। लेकिन क्या ये हमेशा से ऐसे थे? चले आए जरा माजी झांकते हैं। Iranian President Ibrahim Raisi is on a 3-day visit to Pakistan. It's going to be a 3-day visit for him. This is Raisi's first visit abroad. ईरान के सदर डॉक्टर सैयद इब्राहिम रईसी का दौरा पाकिस्तान वो पहुंच चुके हैं। Iranian President Ibrahim Raisi is on a 3-day visit to Pakistan aimed at improving relations between the two countries. अगर हम माजी में ही जा रहे हैं तो चलते हैं पाकिस्तान के आगाज पे, यानी कि पाकिस्तान की बुनियाद पे। 1947 जब पाकिस्तान आज़ाद हुआ उस वक्त ईरान पहला मुल्क था जिसने पाकिस्तान को तस्लीम किया। और चूंकि ईरान उस वक्त वेस्टर्न दुनिया का लाडला था, लिहाजा पाकिस्तान के लिए भी मगरबी दुनिया के रास्ते खुलना शुरू हो गए। यहाँ तक कि पाकिस्तान और ईरान ने सेंटो नामी एक तहरीक या एक तंजीम की बुनियाद रखी, जिसे हम सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से जानते हैं, जिसमें पाकिस्तान, इराक, ईरान, तुर्की और बरतानिया शामिल थे, जिसका असल काम था किसी तरह से कम्युनिस्ट वेव जो आ रही है उसको मिडिल ईस्ट और साउथ एशिया की तरफ आने से रोकना। इसके अलावा 1965 की जंग हो, 1971 की जंग हो, ईरान हमेशा पाकिस्तान के साथ खड़ा रहा। यहाँ तक कि 1970s में जब बलूचिस्तान में हालात बहुत ख़राब हो गए तो वहाँ पहला मिलिट्री ऑपरेशन करना पड़ गया अकबर भुट्टी की क़यादत में। इस ऑपरेशन में ईरान ने पाकिस्तान का भरपूर साथ दिया और मिलिट्री असिस्टेंट भी दी। रज़ा शाह पहलवी पाकिस्तान के बहुत बेहतरीन दोस्त रहे। जिस तरह आज हम बात करते हैं पाक चाइना दोस्ती की कि हिमालय से बुलंद है और समंदरों से गहरी है, अगर ये कहा जाए कि ईरान इससे 10 गुना ज़्यादा पाकिस्तान का गहरा दोस्त था और ऊंचा दोस्त था तो बेजाना होगा। यहाँ तक कि 1979 आ गया, इनकलाब ईरान। सारी दुनिया जो जिसका ईरान लाडला बना था वो अचानक से ईरान के ख़िलाफ़ हो गई। जनाब इमाम खुमैनी साहब एक बानी लीडर बन के उभरे ईरान के। और आपको एक मज़े की बात बताता चलूँ कि 1979 में फिर पाकिस्तान वो पहला मुल्क था जिसने अपने वज़ीर ख़ारजा ईरान भेजा और उस कमज़ोर ईरानी हुकूमत को तस्लीम किया। और इस दौरान पाकिस्तान की हुकूमत किसी और की नहीं बल्कि ज़ियाउल हक साहब की हुकूमत थी, जो कि बहुत हार्डकोर सुन्नी और फंडामेंटलिस्ट टाइप के सुन्नी आप कह लें शुमार किए जाते थे। लेकिन ज़ियाउल हक साहब ने इमाम खुमैनी के हक़ में बयान दिया और उनको आलमी इस्लाम का एक बड़ा लीडर करार दिया। यानी कि 1947 में जो कर्ज था कि पाकिस्तान को तस्लीम किया ईरान ने, वो 1979 में पाकिस्तान ने चुका दिया ईरान की कमज़ोर हुकूमत को तस्लीम करके, जिसे उस वक्त बहुत ज़रूरत थी क्योंकि सारी दुनिया जो है वो खिलाफ हुई पड़ी थी ईरान के। वो उस वक्त पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा हो गया। 1979 के बाद ये कयास किया जा रहा था कि पाकिस्तान चूँकि एक सुन्नी अक्सरियत मुल्क है और ईरान शिया अक्सरियत मुल्क है तो शायद इनके ताल्लुकात बेहतर ना रह सकें। लेकिन हालात का करना कुछ ऐसा हुआ कि 1980 में ईरान और इराक की जंग शुरू हो गई। ये वो जंग थी जहाँ सारी दुनिया इराक के साथ खड़ी हुई थी। US इराक के साथ था, सऊदीया इराक के साथ था, ईरान के साथ कोई था तो वो था पाकिस्तान। जी हाँ, सऊदीया की कट्टर मुखालफत और अमेरिकन कैंप में होने के बावजूद पाकिस्तान ईरान के साथ खड़ा रहा। काफ़ी तवील जंग चली ईरान इराक की। उस जंग का एक और हिस्सा था जिसे टैंकर वॉर कहा जाता है। इस टैंकर वॉर का ये मकसद था कि इराक हर उस जहाज़ को हिट करेगा जो ईरान से तेल लेके आएगा और ईरान हर उस जहाज़ को हिट करेगा जो इराक से तेल लेकर आ रहा होगा। इस टैंकर वॉर में पाकिस्तान ने असले की सप्लाई करके ईरान की मदद की। यहाँ चाहे चाइनीज़ सिल्क वॉर्म मिज़ाइल हों या फिर अमेरिकन स्टिंगर मिज़ाइल तो आप जानते ही होंगे। अक्सर आपने सोवियत अफगान वॉर की जंग में देखा होगा कि मुजाहिद ने कंधे के ऊपर एक लॉन्चर रखा होता है, वो स्टिंगर मिज़ाइल थे। तो वो स्टिंगर मिज़ाइल पाकिस्तान ने ईरान को सप्लाई किए और उन मिज़ाइल्स की बदौलत ईरान अपना वजूद कायम रख सका और इराक, अमेरिका और सऊदीया के एक ताकतवर कोलिशन को टक्कर दे सका। ये तो नहीं कह सकते कि उसमें वो जंग जीता कौन या हारा कौन, बराबरी भी ख़त्म हुआ, लेकिन उस बराबरी को भी ईरान की जीत कहा जाता है। ईरान इराक जंग के इख्तिताम पे ख़ित्ते में एक ड्रामाई तब्दीली रोनुमा हुई और वो तब्दीली थी अफ़गान हुकूमत का बदल जाना। जी हाँ, अफ़गान हुकूमत का जैसे ही तख्ता उल्टा तो वहाँ तालिबान अक्सरियत में आना शुरू हो गए। तालिबान कह लें या तालिबान की तो उस वक्त तक बुनियाद नहीं पड़ी थी, अब ये कह लें कि वहाँ पे पश्तून अक्सरियत जो है
वो हुकूमत में आ गई। जहां पश्तून अक्सरियत एक तरफ थी, वहीं दूसरी तरफ जो अक्सरियत थी वो ताजिक और हज़ारा बरादरी थी। अब ताजिक हज़ारा वो थे जिन्हें हमेशा से ईरान की सपोर्ट हासिल रही थी अपनी ज़ुबान की बुनियाद पे, और पश्तून वो थे जिन्हें पाकिस्तान की हिमायत हासिल थी ज़ुबान की बुनियाद पे। लेकिन अफसोस का मुकाम ये था कि अफगानिस्तान के अंदर इन दोनों तबकात की आपस में नहीं बनती थी ज़ुबान की बुनियाद पे। लिहाजा पाकिस्तान पश्तून की साइड हो गया और ईरान चला गया फारसी या दरी ज़ुबान बोलने वालों के साथ। यहाँ से आगाज हुआ एक कोल्ड वॉर का, अनडिक्लेयर्ड कोल्ड वॉर, पाकिस्तान वर्सेस ईरान। वो ममालिक जो हमेशा सगे भाइयों जैसे एक दूसरे की मोहब्बत में मुब्तला रहे, एक दूसरे का मुश्किलात में साथ देते रहे, अफगानिस्तान में आके इन्होंने सर्द जंग का आगाज़ कर दिया। शायद यही वजह थी कि पाकिस्तान ने एक अजीब खूनख्वार किस्म का दौर देखा 90s में, शिया सुन्नी फसादात की शक्ल में। इसमें भी जिक्र किया जाता है कि शिया सुन्नी फसादात में जहाँ एक तरफ सऊदीया का बड़ा हाथ था, दूसरी जानिब बड़ा हाथ ईरान का था। और यही वो दौर है जब ईरान पे इल्ज़ाम लगना शुरू हुए कि वो पाकिस्तान के अंदर इस तरह के ग्रुपों को सपोर्ट करता है जो अमन व अमान नहीं चाहते, जिनका हमेशा से मकसद रहा है कि पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज किया जाए। ये जंग शायद मज़ीद चलती और मज़ीद खूनख्वारी होती, लेकिन फिर वाक़या हो गया 9/11 का। 9/11 के बाद जिस तरह सारी दुनिया बदल गई, ठीक वैसे ही जब वॉर ऑन टेरर का आगाज़ हुआ तो पाकिस्तान और ईरान दोनों ने अमेरिकन कैंप में बैठना पसंद किया। तो वो तमाम प्रॉक्सीज जो ईरान के साथ थी, जिनमें अहमद शाह मसूद का कबीला कह लें आप, ताजिक हज़ारा कह लें आप, वो तमाम चले गए अमेरिका के कैंप में। ठीक इसी तरह पाकिस्तान चूँकि अमेरिकन के कैंप में जा चुका था, लिहाजा ये कहा जा सकता है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात फिर से नॉर्मल होना शुरू हो गए, क्योंकि दोनों का मकसद था कि अफगानिस्तान में एक स्टेबलाइज हुकूमत हो और वहाँ अनार्की का इख्तिताम हो। यहाँ से आगाज़ होता है पाकिस्तान ईरान के एक नए दौर का, नए ताल्लुकात के दौर का, जिसमें हम देखते हैं कि एक गैस पाइपलाइन का एक बड़े मंसूबे का ऐलान हुआ, जिसमें पाकिस्तान के साथ भारत भी शामिल था। जो ईरान से गैस आनी थी, पाकिस्तान से होते हुए भारत जानी थी, लेकिन फिर अमेरिकन प्रेशर पे आके भारत जो है उससे बैक ऑफ हो गया। जब भारत बैक ऑफ हुआ तो पाकिस्तान के लिए भी अमरीकी दबाव बर्दाश्त करना मुमकिन ना रहा। हीले बहाने से वो चीज़ें आगे बढ़ती गईं, टाल मटोल होती रही। ईरान अपने हिस्से का गैस पाइपलाइन मुकम्मल कर चुका था, पाकिस्तान मुकम्मल ना कर सका। 2014 में एक मुआहदा तय पाया जिससे पाकिस्तान को मजीद 10 साल का टाइम दिया गया गैस लाइन मुकम्मल करने के लिए। लेकिन 2014, 13 या फिर आप 15 कर लें, ये वो दौर था जब सी पैक अंगड़ाई ले रहा था। और जैसा कि आप जानते हैं, सी पैक की अंगड़ाई का मतलब था गवादर पोर्ट का चालू होना। गवादर पोर्ट चलती है तो चाबहार का क्या मुस्तकबिल होगा, इसने ईरान को कर दिया बेतहाशा परेशान। क्योंकि ईरान का जो चाबहार एक मरकजी पोर्ट है, उसमें और गवादर में टोटल 70 किलोमीटर का फासला है। अगर गवादर ऑपरेशन हो जाता है तो ईरान को ऐसा लगता था कि उसकी चाबहार पोर्ट की वो अहमियत नहीं रहेगी। लिहाजा जब चाइना ने इन्वेस्टमेंट किया गवादर में तो ईरान चला गया भारत के पास। भारत आया क्योंकि भारत को भी तहफ़्फ़ुज़ात थे सी पैक पे, लिहाजा भारत ने चाबहार पोर्ट पे $8 बिलियन की सरमायाकारी की। ये बात पाकिस्तान को बिल्कुल पसंद आई कि ईरान जैसा ब्रादर मुल्क एक पाकिस्तान के एक असली दुश्मन को अपनी इतनी कीमती पोर्ट दे रहा है। वहाँ बैठ के अगर वो अपनी तजारत करे ना करे, पाकिस्तान के लिए मुश्किलात ज़रूर पैदा करेगा, जो हमने देखा कभी कुलभूषण यादव की शक्ल में, कभी बलोच अहलियत पसंद दहशतगर्दों की शक्ल में, जिन्हें ईरान में पनाहें मिलती रहीं। आप कह सकते हैं ये एक और दौर था जहाँ पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात ख़राब होना शुरू हुए। इसी दौर में हसन रूहानी साहब का दौरा हुआ और उसके बाद बिल्कुल खामोशी रही। लेकिन अब हम अगर आज के हालात की बात करें तो क्या वजह पड़ी ईरान के सदर को पाकिस्तान आने की, और ऐसे क्या वाक़यात हुए पाकिस्तान और ईरान के दरमियान कि इस आग को ठंडा करने के लिए ईरानी सदर का दौरा ज़रूरी था। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी के मौजूदा पाकिस्तान के दौरे की अहमियत जानने के लिए या इसकी वजूहत जानने के लिए हमें थोड़ा सा आसपास के हालात का जायज़ा लेना पड़ेगा। जैसा हम सब जानते हैं कि गुज़श्ता साल अक्टूबर से इजराइल ने एक बर्बरियत जारी की हुई है गज़ा में, लेकिन उससे कबल भी अगर हम जाएँ तो इराक़ में एक जनरल मारा गया था जिसे बहुत अहमियत हासिल थी। उसका नाम था जनरल कासिम सुलेमानी, जो ईरान के रेवोल्यूशनरी आर्मी का एक सतून समझा जाता था। उसकी शहादत हुई अमेरिकी ड्रोन हमले से, और उस पर ईरान ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया जिस तरह से तस्वुर किया जा रहा था। इवन अमेरिका घबराया हुआ था कि शायद अब कोई सख्त रद्द-ए-अमल आएगा, पर ईरान ने कोई रद्द-ए-अमल नहीं दिया। उसके कुछ अरसे बाद ईरान ने दरअंदाजी की पाकिस्तानी सरहद पे, पाकिस्तानी सरहद के अंदर आके हमला किया। वो कहा गया कि हमने दहशतगर्दों के ठिकाने पर हमला किया, पर यह पाकिस्तान की खुद मुख्तारी भी हमला था। लिहाजा पाकिस्तान ने इंतहाई सख्त सफारती रद्द-ए-अमल देते हुए ईरान के सफ़ीर को मुल्क से निकाल दिया। ये सफारती ज़ुबान में एक इंतहाई हद तक का रद्द-ए-अमल होता है। ना सिर्फ ईरानी सफ़ीर को मुल्क बदर किया, बल्कि उसी रात ईरानी हदूद के अंदर हमला करके बलोच अलैदी पसंद दहशतगर्दों के ठिकानों पे बमबारी की।
जिसमें कई हलाकतें भी हुई और हमने वीडियोस रिपोर्ट्स आपने सबने देखी होंगी। ईरान ने इस पर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया। तसव्वुर किया जा रहा था कि शायद ईरान आगे से इस पर कोई जवाब देगा और ये सूरत हाल जो है मज़ीद बिगड़ेगी, पर ईरान ने मामले को ठंडा करना मुनासिब समझा। बात यहीं तक रहती तो फिर भी ईरान संभाल लेता, लेकिन फिर हमने देखा कि गुज़श्ता माह ईरान की कौंसल खाने पे हमला हुआ शाम दमिश्क में। अब कौंसल खाने, सफारत खाने, ये वो हिस्से होते हैं, ये दुनिया के किसी भी मुल्क में हो तो ये आपके अपने मुल्क का हिस्सा तस्वर किए जाते हैं। लिहाजा जब इसराइल की जानिब से दमिश्क में हमला किया गया ईरानी कौंसल खाने में, तो वो ईरान की सालमियत पे हमला था, ईरान की सरजमीन पे हमला था। लिहाजा इसका बरवक्त जवाब देना बहुत ज़रूरी था, वरना पे दर पे 3 वाक़यात ऐसे हो जाते थे जहाँ ईरान पे हमला किया जाए और ईरान जवाब ना दे तो खित्ते में ईरान की अहमियत या ताकत या दबदबे को पे बहुत बड़ा सवालिया निशान था। लिहाजा ईरान ने वही किया जो एक मुल्क को करना चाहिए, ईरान ने अपना दिफा किया। और दिफा किया इसराइल पे हमले की सूरत में। और तारीख में ये पहली दफ़ा ऐसा हुआ कि ईरान और इसराइल बाहमी दस्तो गरबा हुए। हालांकि मिडिल ईस्ट में दोनों प्रॉक्सी वॉर लड़ते आए, इसराइल जो है वो हमले करता रहा है ईरान के प्रॉक्सीज पे, और ईरानी प्रॉक्सीज जो हैं वो मिसाइल हमले करती नहीं इसराइल पे, पर दू बदू दोनों मुल्कों ने एक दूसरे की सरजमीन पे कभी हमला नहीं किया था। ये पहला मौका था। वो कहा जा रहा है कि यहाँ ईरान को अमेरिकी आशीर्वाद हासिल थी कि ईरान ने बावर करवा दिया था अमेरिका को कि हम हमला करेंगे, हम दो बदो जंग नहीं करना चाहते इसराइल के साथ, लेकिन हम हमला करके जवाब देंगे, जिस पे अमेरिका ने रजामंदी ज़ाहिर की। और दूसरी तरफ इसराइल को भी पाबंद किया कि तुमने जवाबन हमला नहीं करना है, क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बड़े पैराए में देखें तो अमेरिका इस वक्त बड़ा कशमकश का शिकार है। अमेरिका कह लें या जो बाइडेन हुकूमत कह लें कि इनके पास इलेक्शन में जाने के लिए कोई ऐसा खास एजेंडा है नहीं। लिहाजा पहली तो कोशिश थी जो बाइडेन की कि वो गज़ा में अमन कायम करता और जाके अपनी आवाम को बताता कि देखो जी हमने जो है मिडिल ईस्ट में अमन कायम किया है वगैरह वगैरह। लिहाजा ये हमारा इंतखाबी नारा है। अगर आप जानते हो, हालात हाज़रा से वाकफियत रखते हो, तो इस वक्त अमेरिकी यूनिवर्सिटियों में स्टूडेंट्स का बहुत सख्त किस्म का एहतजाज हो रहा है, जिसमें येल और कोलंबिया जैसी यूनिवर्सिटियाँ भी शामिल हैं, जिस पे इसराइल को सख्त तहफ़्फ़ुज़ात हासिल हैं। दूसरी जानिब अगर इसराइल की बात की जाए तो नेतन्याहू हुकूमत इस वक्त शदीद कशमकश का शिकार है कि अवामी रद्द-ए-अमल उसके खिलाफ भी बड़ा तगड़ा है, उसके खिलाफ बड़े एहतजाज हो रहे हैं। और शायद यही वजह है कि गज़ा में जंगबंदी नहीं हो पा रही, कि नेतन्याहू को लगता है कि जब तक जंग रहेगी तब तक वो इलेक्शन से बचा रहेगा, अगर इलेक्शन से बचा रहेगा तो उसकी हुकूमत कायम रहेगी। लिहाजा शुरू में इसराइल ने बड़ी चूं चला की, लेकिन फिर अमेरिका ने उसके लिए इमदाद का ऐलान कर दिया, हड्डी शड्डी दे दी, तो इसराइल जो है वो खामोश होकर बैठ गया। ये सूरत हाल तो ठंडी हो गई, लेकिन ईरान को इसमें एहसास हो गया कि पाकिस्तान जैसे ताकतवर पड़ोसी के होते हुए अगर उसके ताल्लुकात पाकिस्तान से अच्छे नहीं हैं तो खित्ते में उसकी अहमियत को ज़रूर ज़रब लगेगी। लिहाजा एक अच्छे ज़िम्मेदार पड़ोसी होने के नाते ईरान ने पहले अपने वज़ीर ख़ारजा के ज़रिए, फिर अपने सफ़ीर के ज़रिए पाकिस्तान को मुख्तलिफ पैगाम पहुँचाए, अमन दोस्ती के पैगाम पहुँचाए। इनफैक्ट अगर लास्ट मंथ की मैं बात करूँ तो पाकिस्तान में मौजूद ईरानी सफ़ीर ने यहाँ तक कहा कि चाबहार और गवादर को सिस्टर पोर्ट करार दे दिया जाए। बज़ाहिर ये स्टेटमेंट बड़ा छोटा लगता है, पर देखा जाए तो $8 बिलियन की भारतीय इन्वेस्टमेंट पे बहुत कारी ज़रब थी। अगर एक फ्री इकोनॉमिक जोन बन जाता है पाकिस्तान और ईरान के दरमियान में, चाबहार हो या बंदर अब्बास हो या कराची की पोर्ट हो और गवादर हो, ये अगर सिस्टर पोर्ट्स डिक्लेयर हो जाती हैं, चाइना की इन्वेस्टमेंट हो जाती है और आमदोरफ्त का सिलसिला शुरू हो जाता है, तो इंडिया का जो एक ख्वाब था कि चाबहार के ज़रिए अफगानिस्तान और सेंट्रल एशिया में जाने का, उस पर बहुत कारी ज़रब लगने का अंदेशा है। भारत के लिए सोने पर सुहागा ये हुआ कि इब्राहिम रईसी और वज़ीर आज़म पाकिस्तान के मुलाकात के बाद जो जॉइंट स्टेटमेंट दी गई उसमें कश्मीर का जिक्र भी किया गया। और कश्मीर जैसा कि जानते हैं आप कि भारत जैसे अपना टूट अंग कहता है और पाकिस्तान उसको अपना हिस्सा कहता है, तो वहाँ वो कहा गया कि भाई अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उसका हल निकाला जाए। ये वो करारदादें हैं जिसे भारत तस्लीम करने से इनकार करता है। तो अगर मैं बहुत मुख्तसर से भी अल्फाज में बयान करूँ तो इब्राहिम रईसी का मौजूदा दौरा ना सिर्फ एक भड़कती आग जो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान जल चुकी थी उसको बुझाने का सबब बना, बट जिस तरह से फ्री इकोनॉमिक जोन्स चलाने की बात की गई, कारोबार की बात की गई, तिजारत की बात की गई, वो दोनों ममालिक के लिए बहुत खुशाइंद है। अगर आपका जाना हुआ हो कभी गवादर वाली साइड या अवारान वाली साइड, उन इलाकों में जो ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर में मौजूद हैं, तो वहाँ से कराची और कोयटा का जो रास्ता है वो इंतहाई दुश्वार गुजार है। वहाँ सामान की आमदोरफ्त मुमकिन नहीं, अगर मुमकिन नहीं है तो बहुत मुश्किल है, आप किसी भी तरह से उसको देख सकते हैं। तो उनके लिए आसानी होती है कि अगर वो माल ईरान से आया जाए, अगर ईरान से तिजारत होगी तो पाकिस्तान के उन पसमानदा इलाकों के भी हालात बदलेंगे, उनकी वहाँ के रहने वाले शहरियों की ज़िंदगी बेहतर होगी। दूसरी जानिब ईरान जो इंतहाई पाबंदियों का शिकार है और इकनॉमी की क्राइसिस से गुजर रहा है, उसके लिए भी एक राहत का बाइस बनेगी। वैसे भी बड़ी मशहूर कहावत है कि जिन सरहदों पर ऊँटों का आना जाना ना हो, ऊँटों का गुजर ना हो जिन सरहदों से, वहाँ पे घोड़ों के टापों की आवाज़ सुनाई देती है। इसमें ऊँटों के आने जाने को तिजारत से तशबीह दी जाती है और घोड़ों के टापों को जंग से, यानी जहाँ कारोबार नहीं होगा वहाँ जंग होगी और जहाँ कारोबार होगा वहाँ जंग कभी नहीं होगी।
ये हमने बहुत सारे ममालिक में भी देखा कि कट्टर दुश्मन ममालिक होते हैं लेकिन कारोबार इतना बड़ा होता है कि वो जंग करना अफोर्ड नहीं कर सकते। और दुनिया इस वक्त अमन की मतलाशी है। पाकिस्तान ईरान हो या पाकिस्तान भारत हो या पाकिस्तान अफगानिस्तान हो, यहाँ तिजारत की जो भी फ़रोग की बात करें उसे सपोर्ट करें, क्योंकि जब तक तिजारत होगी तो ये तीनों ममालिक के जो अवाम है उसके लिए खुशहाली होगी। जंग कभी भी खुशहाली का बायस नहीं बनी, चाहे कोई जीते या कोई हारे, तबाही हर तरफ ही होती है। तो इस दुआ, यकीन और उम्मीद के साथ कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात वैसे ही होंगे जैसे पाकिस्तान की बुनियाद पे थे, हम भाइयों वाला ताल्लुकात रखेंगे, वैसे भी रियासती मफादात जहाँ हो वहाँ बाकी कुछ चीज़ें फिर मायने नहीं रखती। इस उम्मीद के साथ कि अमन कायम हो, खुशियाँ कायम हो और दोनों ममालिक के अवाम जो हैं वो उसका फल हासिल कर सकें। आपसे मुलाकात होती है फिर किसी नई वीडियो पे, तब तक इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।